शांत हो जाइए, बैठ जाइए सब लोग, है ना। चलो, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशनशिप, है ना। अपने को मजा आता है उसमें, किसमें, प्लांट में वाटर में रिलेशनशिप। सिर्फ तीसरे वाले में दो प्लांट वाटर क्या है ना। देखो, अभी दिक्कत क्या है ना। अगर मैंने तुमको बोला ह्यूमन के टॉपिक जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ या जब ह्यूमन के टॉपिक्स आप पढ़ते हो कि ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन का ये, ह्यूमन का एक्सक्रीजन, तब आपको बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो खाना है वो मुंह में गया तो आपको इमेजिन कर पाते हो, हाँ माउथ जिसमें 32 दांत होते हैं, एक जीभ होती है। फिर मैं बोलता हूँ वो ईसोफेगस में गया तो आपको इमेजिन होता है, हाँ वो ईसोफेगस में ऐसे ऐसे नीचे नीचे गया होगा, फिर यहाँ पे कुछ स्टमक जैसा होगा, फिर इंटेस्टाइन में घूम घूम के स्मॉल के बाद लार्ज में गया होगा और लार्ज से फिर एरस से बाहर। आपको मजा आता है क्योंकि आपको सारी चीजें इमेजिन हो रही होती है, इसीलिए आपको मजा आ रहा होता है। और जब बात प्लांट की आती है, मैं उसको देखते हैं, बंद हुआ तो बताना, ठीक है। जब बात प्लांट की आती है तब क्या हो जाता है, टाइट टाइट फिश, है ना। कुछ तो चल रहा होता है बोरिंग सा, है ना। बच्चों को बिल्कुल मजा नहीं आता है, क्या हो रहा है, प्लांट प्लांट क्या चल रहा है। क्या दिक्कत आती है, क्योंकि अपन ह्यूमन बॉडी को इमेजिन कर पाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे डाइजेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड यहाँ से आ रहा है, हार्ट को यहाँ से वहां से जा रहा है, तो अपने को मजा आता है। पर प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट कैसे ऑक्सीजन लेता है, प्लांट कैसे खाना बनाता है, कैसे उस खाने को यूटिलाइज करता है, उसका पाथवे क्या है, ये चीज अपने को इमेजिनेशन में ही नहीं होता है। अब क्योंकि उसका इमेजिनेशन होता नहीं है तो अपन उसको इमेजिन कर नहीं पाते, और जब इमेजिन किसी चीज को नहीं करोगे तो ना वो चीज समझ में आएगी ना याद रहेगी, बड़ी मुश्किल से रटोगे, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, यही होगा। समझ में आया? इसका मतलब प्लांट के साथ दिक्कत क्या है, प्लांट के साथ दिक्कत यह है कि अपने को उसका इंटरनल ऑर्गन नहीं पता है, उसमें पानी कैसे जाता है, उसमें फूड कैसे जाता है, वो रिस्पायरेशन कैसे करता है, वो ट्रांसपिरेशन कैसे करता है, क्या पाथवे, वो पाथवे अपने को इमेजिनेशन में नहीं आता, और वो पाथवे आपको पढ़ाया जाता है 11th में। और क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने 11th में पढ़ाई नहीं की है ना। आपने 11th में सिर्फ शादियां अटेंड की है ना, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, सब कुछ खाया है, पर पढ़ाई नहीं की। इसकी वजह से ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ 11th के बेसिक बातें बताई जाती है। समझ में आया? 11 की कुछ बेसिक बातें बताई जाती है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? अब प्लांट वाटर रिलेशनशिप इतना आसान चैप्टर है, सिर्फ 3 बातें पढ़नी है ना, टोटल 4 बातें पढ़नी है, ठीक है। पहली बात क्या होती है, देखो अगर मान लो मैं किसी प्लांट को ड्रॉ करता हूं, ये मान लो कोई ट्री है, प्लांट तो नहीं है, उसका ये रूट तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका ये रूट दिखाई दे रहा है तुमको, ये रूट का सेंट्रल वाला पार्ट है मान लो, ठीक है। अब इसको सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मतलब प्लांट और वाटर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इन दोनों का दिनचर्या जाता है, कैसे ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, इसी चीज को पढ़ना है। समझ में आया? अब इस चीज को पढ़ने के लिए अपन इस चीज को डिवाइड करते हैं टोटल 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला, पानी अवेलेबल कहां होगा, सॉइल में। पानी अवेलेबल कहां होगा, सॉइल में। तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये जो वाटर सॉइल में है उसको अपन लेके जाएंगे कहां पर, रूट्स में। कहां लेके जाएंगे, रूट में। पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट, टू द रूट। अब ये रूट के बाद जो वाटर ऊपर नीचे जाता है, जो पूरी प्लांट में जाता है, जैसे अपने अंदर ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वैसे ही पानी को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इसके पास जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है। इसको भी और अच्छे से थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। दूसरा पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रूट टू द जाइलम, फ्रॉम द रूट टू द जाइलम। और तीसरा स्टेप होता है फ्रॉम द जाइलम टू द प्लांट पार्ट, और चैप्टर होता है फिनिश। समझ में आया? प्लांट वाटर रिलेशनशिप में यही 3 टॉपिक है। और चौथा टॉपिक आता है ट्रांसपीरेशन। तुमको आगे बैठना उधर, दिख रहा है? चलो, क्या आता है चौथा टॉपिक, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन समझता ना, वो पानी हवा के फॉर्म में निकल जाती है,
तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ये चैप्टर को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। पहला क्या होगा? फ्रॉम द सॉइल टू द, दूसरा क्या होगा? फ्रॉम द रूट टू द, और तीसरा क्या होगा? फ्रॉम द जाइलम टू द प्लांट पार्ट। समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन एक पेन के साथ। टॉपिक क्या है? प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब जब इंसान की बात करते हैं अपन, है ना, तो जब अपन बीमार होते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, आपके अंदर आयरन की कमी हो गई है। समझ में आया? ये सब क्या है? ये एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसको अपन मिनरल्स बोलते हैं। आपके अंदर पोटेशियम की कमी है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपके अंदर आयरन की कमी है। ये सब क्या है? ये सब मिनरल। ये सब क्या है? मिनरल। जब कोई इंसान बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा होता, उसको कंटिन्यूअसली वोमिटिंग हो रहा होता है, तो क्या उसके अंदर फूड नहीं जा रहा होता है? उसकी अगर वो उल्टी कर रहा है और खा भी नहीं पा रहा है बेचारा, उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या उसके अंदर एनर्जी है? नहीं है। तो उसको एनर्जी देने के लिए अपन क्या करते हैं? आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, पानी पानी, है ना। उससे क्या होता है? उसको एनर्जी मिलेगा, है ना, बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब अपन क्या क्या चीजों के अपने अंदर है? अपने अंदर मिनरल्स है ना, अपने अंदर फूड है, अपना ग्रोथ करवाने के लिए ग्रोथ हार्मोन है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन जैसा हार्मोन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब अपन इंसानों में मिनरल्स की जरूरत है, ऑर्गेनिक फूड्स की जरूरत है, हार्मोन्स की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की। क्या ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट अपने अंदर है? तो ये सेम चीजें प्लांट को भी रिक्वायर्ड होती है। वो सेम चीजें प्लांट को भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें जैसे अपने अंदर रेगुलेट हो रही है, अपने अंदर यहाँ एक जगह से दूसरे जगह बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, वैसे ही प्लांट के अंदर भी ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। और वो चीजें क्या है जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के अंदर? पहली चीज तो क्या है? वाटर। पहली चीज क्या है? वाटर। दूसरी चीज क्या है? मिनरल। दूसरी चीज क्या है? मिनरल। और तीसरी चीज क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक फूड। क्या बोला? ऑर्गेनिक फूड। और चौथी जो और आखिरी चीज है वो क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या बोला मैंने अभी? कुछ छूटा? हार्मोन। क्या होगा? हार्मोन। ये 4 चीजें जो अपने अंदर रिक्वायर्ड होती है। सही है। अब मेरे को क्या देखने का, बोर्ड देखने की जरूरत है ना। ये 4 चीजें जो अपने अंदर रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें प्लांट के अंदर भी रिक्वायर्ड होती हैं। क्या ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है पूरी बॉडी में बनता है? नहीं, वो सिर्फ बनता है ब्रेन के पिट्यूटरी में। कहाँ बनता है? ब्रेन के पिट्यूटरी में। और वहां से बन के ये हर पार्ट ऑफ द बॉडी को जाता है और उसको ग्रो करता है। तो क्या ये हार्मोन बना किसी एक जगह पे और जा करके पूरे पार्ट का ग्रोथ करवाया? सिमिलरली ये जो हार्मोन होता है वो कहां बनता है प्लांट में? रूट्स में बनता है। कहां पे बनता है? रूट्स में बनता है। बनता कहां है? रूट्स में। और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणें, सफिशिएंट अमाउंट, थोड़ा बहुत सूर्य की किरण से काम नहीं चलेगा। जब सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट इसकी लीव्स पर पड़ती है, तब ये एक हार्मोन एक मैसेज रिलीज करता है जो जाता है कहां पर? रूट पे। और रूट रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। तब जाकर के प्लांट का ग्रोथ होता है। समझ में आया? समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? क्या ये ग्रोथ प्लांट का अपने आप होगा? नहीं, जब तक उसको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगी उसका ग्रोथ नहीं होगा, बौना का बौना रह जाएगा। समझ में आया? ग्रो नहीं कर पाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे। समझा? सनलाइट जब सफिशिएंट अमाउंट में आएगा तभी वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? तो बताओ वो कौन सी 4 चीजें हैं जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
सनलाइट, क्या मैंने सनलाइट लिखा है? हार्मोन। चौथी चीज क्या होती है? हार्मोन। पहली चीज क्या है? दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी हार्मोन। वेरी गुड। ये चार चीजें इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, समझ में आया? पर ये जो चार चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, ये जो चार चीजें ट्रांसपोर्ट होती है वो डिवाइड होती है दो पार्ट में। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट डिवाइड होता है कितने पार्ट में? बोलते रहोगे, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो होता है स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। क्या मतलब शॉर्ट का और क्या मतलब लॉन्ग का? जब ये हार्मोन इस रूट के एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना होगा तब ये होता है क्या? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पर जब इसको प्लांट के किसी पार्ट में किसी दूसरी जगह भेजना होगा तो वो क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। बिटवीन द सेल मतलब क्या समझा? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में अगर मेरे को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भेजना है उसको क्या बोलेंगे? बिटवीन द सेल। और अगर इस पार्ट ऑफ द सेल के पार्ट के इस पार्ट से इस पार्ट पे भेजना है तो क्या हो गया? ये विद इन द सेल। क्या हो गया? ये विद इन द सेल। अब ये वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से हो सकता है। इसी की तरह रिमोट, किसी का रिमोट किसी के बेंच के नीचे का देखो, किसी के बेंच। हाँ, कम करो, ठंडी लग रही है तुम लोग को? है ना? लगेगी तो बताना। कितना क्या टेम्परेचर? 20। क्या हो गया? अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है या तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा या तो लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। अब ये बिटवीन द सेल और विद इन द सेल जो होता है उसमें टोटल तीन प्रोसेस आते हैं। अपन थोड़ी ही देर में इसको पढ़ने वाले भी नाम देख लेते हैं। पहला होता है डिफ्यूजन। पहला क्या होता है? डिफ्यूजन। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और तीसरा होता है अपने पास एक्टिव डिफ्यूजन, है ना? ये एक्टिव प्रोसेस क्या होता है अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? एक जो सेल होता है वो दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा, नाम सुना है कभी? प्लाज्मोडेस्माटा नाम सुना है? नहीं। ये एक ट्यूब जैसा होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, या बेसिकली एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहां से अगर इस ट्यूब से होकर के कोई चीज जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो उस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेके जाना। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है तो इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वन पार्ट टू अदर पार्ट होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अब ये जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट तक जाता है जिसको अपन ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं, वो ट्रांसलोकेशन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू होता है जिसको अपन बोलते हैं, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर में वेस्कुलर बंडल क्या होता है सारी चीजें समझ में आने वाली है ना, थोड़ा सा समय दो बस, ठीक है? ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होता है, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू। जैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों आगे पीछे एक दूसरे के चलते हैं ना, पता है कि नहीं? आगे रेस्पिरेटरी ट्यूब है और पीछे डाइजेस्टिव ट्यूब है ना? वैसे ही सेम ये वेस्कुलर बंडल
प्लांट के थ्रू आउट द प्लांट में रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक रिस्पिरेटरी और एक क्या है, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव से क्या जाएगा, फूड जाता है ना, और रिस्पिरेटरी से क्या जाता है, हवा जाता है, दोनों अलग है। तो सेम प्लांट में भी ऐसे दो ट्यूब्स होते हैं, दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक को अपन बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्लोएम। एक से अपना फूड जा रहा है और एक से क्या जा रहा है, एयरवेयर अपने अंदर। सेम इनके अंदर भी होता है, एक से फूड जाएगा और फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। समझ में आया? तो फूड किससे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम से। फूड किससे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम से। तो बची हुई सारी चीजें जो है इसके अंदर, वाटर, मिनरल, हार्मोन, वो किसके थ्रू होंगी, क्या होगा, वाटर, मिनरल और हार्मोन। वाटर, मिनरल और हार्मोन। वेस्कुलर बंडल कितने टाइप का, पहला, दूसरा। फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट होगा, फूड। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। तो बची तीन चीजें, पहली, दूसरी, तीसरी, वो किससे, जाइलम से। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो, क्या प्लांट एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं। क्या प्लांट एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या लिक्विड तुमको दिख रहा है हवा में, दिख रहा है इन जनरल, नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, वाटर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ सॉइल से ऊपर जाता होगा। समझ में आया, सॉइल से ऊपर जाता होगा, ऊपर से नीचे नहीं आता होगा, ऊपर से नीचे नहीं आता होगा। हार्मोन कहां बन रहा था, रूट्स में, और जा कहां रहा था, ऊपर की तरफ। क्या ऊपर बनते हुए मैंने बताया, नहीं। यानी ये जो भी वाटर, हार्मोन और मिनरल्स हैं, वो सारी की सारी, उनका फ्लो कैसा, यूनिडायरेक्शनल। कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। पर जो बचे ये वाला है, इसका फ्लोएम का फ्लो जो होता है वो बाय डायरेक्शनल कह लो या फिर मल्टी डायरेक्शन कह लो। क्यों इसको बाय डायरेक्शन बोला या मल्टी डायरेक्शन बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे तो काफी अच्छी चीज है, मुंबई का टेम्परेचर तुमको पता है काफी अच्छा अच्छा सा रहता है ना, कोजी कोजी सा रहता है। गर्मियों में बहुत होती है गर्मी, है ना, पर एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है। ठंडियों में तो ठंडी होती ही नहीं है, वहां पे भी गर्मी फील हो रहा होता है, ठीक है। पर जब आप मुंबई या वो जो रीजन है जो अपना मिड लाइन है उससे ऊपर जाओगे, राजस्थान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, है ना, उत्तर प्रदेश चले जाओ, यहाँ सब रीजन में जब ठंडी होती है तो बहुत अच्छे से होती है ना। मैं कोटा में जब प्रिपेयर करता था तो मुझे याद है 10 बजे से पहले तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी तुम चद्दर से पैर निकालो और जमीन पर रख पाओ, है ना। इतनी हिम्मत नहीं होगी, टेम्परेचर लगभग 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास बना होता है, और तुमने मुंबई में अभी तक देखा होगा तो मैक्सिमम 27 से 28 देखा होगा, है ना, 27 से 28, और वहां पे 9 डिग्री। इतनी ठंडी होती है। जब इतनी ठंडी होती है तो इतनी ठंडी में सनलाइट नहीं दिखता, सनलाइट नहीं दिखता। अब ठंडी में सनलाइट नहीं दिख रहा है, पर ठंडी में जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए। तो प्लांट को खाना कहां से मिलेगा, तो देखो क्या होता है, जब गर्मियां आती हैं, जब उनको फुल ऑफ सनलाइट मिल रहा होता है, तगड़ा अमाउंट में सनलाइट मिल रहा होता है, तो वो प्लांट पार्ट क्या करते हैं, फूड को बना करके ले जाते हैं रूट में स्टोर कर देते हैं। गर्मी में मस्त बहुत सारा बनाया फूड और ले जाकर कहाँ रखा, रूट में। अब आई बात ठंडी की, ठंडी में मिल नहीं रहा है, खाना बन नहीं रहा है, तो मरना तो है नहीं किसी को, खाना चाहिए, तो वो खाना कहां से आएगा, रूट से। तो जो गर्मियों में फ्लो कभी ऊपर से नीचे था, अब वो फ्लो ठंडियों में नीचे से ऊपर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है या फिर मल्टी डायरेक्शन होता है। मल्टी डायरेक्शन क्यों होता है, समझा क्या, क्योंकि वो लीव्स, है ना, मल्टी डायरेक्शन नहीं समझा, जैसे मान लो एक लीफ का पत्ता इधर है, एक लीफ का पत्ता इधर है और रूट नीचे है। अब ये है पूरा हरा भरा, क्लोरोफिल भरा पड़ा है इसमें, ये खाना बना रहा है और स्टोर किए जा रहा है, ये बेचारा पीला पड़ चुका है, क्लोरोफिल है नहीं खाना बनाने के लिए, तो ये पत्ता क्या करेगा, थोड़ा बोलेगा थोड़ा इसको खाना, इसको दे देते हैं और बाचा हुआ स्टोर कर ले, समझा। तो जो पार्ट नहीं बना पा रहे, जो बुढ़े लोग हो चुके हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो गया, ये नया जो यंग वाला है ये इसको भी खाना देगा और स्टोर करने के लिए नीचे भी भेजेगा।
तो एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शन बोलते हैं। जबकि जाइलम का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अंडरस्टूड? कौन सी चार चीजें हैं जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है? वेरी गुड, है ना? काफी अटेंटिव है तू तो। चलो, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का? दो टाइप का होता है, पहला स्मॉल, दूसरा लॉन्ग। स्मॉल और लॉन्ग। चलो एक बार कंप्लीट करते हैं अपन, ताकि ये वीडियो वालों को ज्यादा लॉन्ग ना हो पाए, फिर अपन याद करेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई सबको? सबको इतनी बात समझ में आई अभी तक? एक बार अपन इसको याद करने वाले हैं, ठीक है? इसको याद करेंगे अभी अपन। पीछे बैठना। चलो, अब अपन देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट जो होता है, दो चीजें होती है, देखो। एक होता है वर्ड हाइड्रोफिलिक। एक वर्ड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। दूसरा वर्ड होता है हाइड्रोफोबिक। एक हो गया हाइड्रोफिलिक और एक हो गया हाइड्रोफोबिक। फोबिया समझते हो क्या होता है? डर। फोबिया मतलब डर, है ना? हाइड्रोफोबिक मतलब डरता होगा। किससे डरता होगा? पानी से। अगर हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में बड़े मजे से रहता होगा। क्या ये दो वर्ड समझ में आया? हाइड्रोफोबिक क्या पानी में घुल मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तो वो तो पानी से डर रहा है, फोबिया है उसको पानी से। हाइड्रोफिलिक क्या पानी में घुल मिल जाएगा? हाँ। अब बताओ, क्या लिपिड में, फैट में, ऑयल में हाइड्रोफिलिक घुल मिल जाएगा आराम से? नहीं। लिपिड में, ऑयल में पानी घुलता है? नहीं। पर हाइड्रोफोबिक लिपिड में घुल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बंद हो गया था अपने आप, अभी ऑन किया। यही प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट टाइम में। चार्जिंग कम है क्या इसमें? चार्जिंग कम है? चालू, चालू किया मैंने। चलो, हाँ। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इस जमीन से लेकर के इस पूरे छत के जितना बड़ा होता है। और पूरे मुंबई में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ जसलोक हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल, ये दो जगह पे ही है ना? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी जगह पे है? सिर्फ दो जगह पे, एक जसलोक हॉस्पिटल और एक टाटा हॉस्पिटल। समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फायदा है, बहुत माइन्यूट सी चीजें भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। अब आरबीसी अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं कितनी बड़ी होती है, तो ये जो मैंने डॉट किया आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? इतनी ही बड़ी अपनी क्या होती है? आरबीसी होती है ना? इतनी बड़ी क्या होती है? दिखाई नहीं दे रहा है ना? आरबीसी भी दिखाई नहीं देगा अगर मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। इतनी छोटी आरबीसी होती है। अब उतनी छोटी सी आरबीसी मान लो, अभी तो बहुत छोटा मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये मान लो छोटी सी आरबीसी तुमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे। अब उस छोटी सी आरबीसी का ये मेम्ब्रेन सोचो कितना छोटा होगा। ये मेम्ब्रेन कितना छोटा होगा? तो उस मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो इलेक्ट्रॉन ठंडी लग रही है क्या? इस साइड तू आगे आ जाना इसके साथ, इधर बैठे को चलेगा? चलो, तो दिक्कत, या आगे आना तो आगे भी आ सकते हो। चलो, जिसको ठंडी लगती है आगे बैठा करो, आगे फुल बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है? हाँ। चलो, देखो क्या बात कर रहे हैं अपन? सेल। तो ये इस आरबीसी के मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो साइंटिस्टों ने इसकी मेम्ब्रेन की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और जब मेम्ब्रेन की स्टडी की, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं आपको, इतना कट पार्ट, तो उनको दिखाई दिया ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है
वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे दिखा लेते प्रोटीन। तो जब उन्होंने देखा मेम्ब्रेन, तो उन्हें मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, जिसमें एक गोला वाला पार्ट था और दो कुछ टेल जैसा दिखाई दे रहा था, दो कुछ टेल जैसा दिखाई दे रहा था। समझ में आया? और बीच बीच में कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई दे रहे थे, ये जो वैसा लंबा लंबा दिखा है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ये तो प्रोटीन था। फिर जब उन्होंने स्टडी करा तो उनको पता चला जो लेयर दिख रही है डबल, वो डबल लेयर जो है वो लिपिड की बाय लेयर है। किसकी है लेयर डबल? लिपिड की बाय लेयर। एक लेयर ये और एक लेयर ये, लिपिड की बाय लेयर है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो अपना आरबीसी का है, उसमें कैसा लेयर है? बाय लेयर है। किसका बाय लेयर है? लिपिड का बाय लेयर है। और उस लिपिड के बाय लेयर में बीच बीच में क्या डले हुए हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या डले हुए हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या डले हुए हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। जब उन्होंने स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने बोला ये जो तुमको दिख रहा है, उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट है वो हेड है। वो क्या है? हेड है। और ये जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? वो टेल है। गोला वाला पार्ट को हेड बोला और पीछे वाले पार्ट को क्या बोला? टेल बोला। अब उन्होंने बोला जो डरता है वो छुप के रहता है, जो डरता है वो छुप के रहता है। तो बताओ, हेड डरता होगा या टेल डरता होगा? टेल डरता होगा, इसीलिए पीछे छुप के बैठा हुआ है ना? तो हाइड्रोफोबिक कौन होगा, टेल या हेड? टेल। हाइड्रोफोबिक कौन होगा? टेल। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। इतनी बात सबको समझ में आई? बन तो नहीं हुआ? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब देखो, जब मैंने हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को बुलाया, है ना, अब देखो मान लो ये सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। ये सेल के अंदर वाला, ये इनर पार्ट, और ये आउटर पार्ट। इनर पार्ट और आउटर पार्ट। अब जो भी चीजें बाहर है उनको अपने को अंदर पहुंचाना है, क्योंकि अंदर में भी कंसंट्रेशन कम है, सेल को उस चीज की जरूरत है, इसीलिए अपने को सारा चीज कहां भेजना है? अंदर भेजना है। तो जो भी चीजें अंदर भेजना है उसका कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? ज्यादा, और उसका कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? कम। इसीलिए तो अपन उसको अंदर भेज रहे हैं। इसीलिए तो अपन उसको अंदर भेज रहे हैं। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात सबको समझ में आई? यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? कम। अब मैंने एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को भेजा, बोला जा भाई अंदर चुपचाप से एंट्री ले ले। ठीक है, ये चला 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 इस लेयर पे पहुंचा। ये लोग लिपिड बाय लेयर है, लिपिड है यानी हाइड्रोफोबिक है। ये भी हाइड्रोफोबिक और ये भी हाइड्रोफोबिक। आराम से गया गया, देखा यार अपने भाई लोग है ना, अपने ही वाले हैं सब, मिला जुला, नाश्ता पानी किया, चाय पानी किया, रेस्ट करने के लिए अंदर चले गए। ठीक है, ट्रैवल करके आया, थक गया होगा। ठीक है, अंदर गया, आराम से बैठा बैठा, कोई दिक्कत इसको नहीं है। इसको भेजा, हाइड्रोफोबिक, आराम से चले गया। और जब हाइड्रोफोबिक को देखा आराम से जाते हुए, तो हमने बोला हाइड्रोफिलिक अब तेरी बारी। अब किसकी बारी? हाइड्रोफिलिक की बारी। बोला अब तू भी निकल ले, जाते चल अंदर की तरफ। तो इसने सोचा यार फोबिक तो अभी बड़े आसान से गया, अपन भी निकल जाएंगे, है ना, अपन भी निकल जाएंगे। ये भी चला चला चला, गेट खुल गया, अंदर एंट्री ले ली। क्यों गेट खुला था? पहला वाला पार्ट क्या है? फिलिक है। फोबिक जो है वो अंदर है। अब गेट खुला, इसको लगा चलो पहला स्टेज तो पास हो, लगता अपन निकल जाएंगे इधर से आज। ठीक है, अब अंदर गया, अंदर गया। जब अंदर गया तो क्या इसके वाले थे? तलवार निकाल लिया। ऐसे कैसे आया हमारे घर में? ऐसे कैसे आया? अब जैसे ही तलवार पानी देखा, फटाक से डर डर के पीछे। क्यों पीछे? ये यहां से जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक और ये लोग क्या है? हाइड्रोफोबिक। पर जाना तो है, जाना तो है। अब बेचारा वाटर परेशान, की जाए तो जाए कैसे? इधर तो फिलिक जा सकता है, तो हाइड्रो, जैसे सिर्फ फोबिक जा सकता है, तो हाइड्रोफिलिक वालों के लिए एक नया रास्ता खोला गया। एक नया रास्ता खोला गया, और ये नया रास्ता था ये वाला, जिसको अपन ने बोला स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसने हाइड्रोफिलिक को बोला हाइड्रोफिलिक, कोई बात नहीं, तेरे को ये लोग नहीं जाने दे रहे,
अपन तुम्हारे लिए नया रास्ता खोजेंगे क्योंकि तुम्हारी जरूरत अंदर है। तो इसके लिए हाइड्रोफिलिक को बोला चलो तुम इधर से नहीं जा पा रहे हो, ये तो चलेगा, तुम एक काम करो, तुम इधर से निकलो, तुम इधर से निकलो। समझ में आया? तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से चला गया। समझ में आया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब यहाँ पे थे हाइड्रोफिलिक के मान लो 100 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर तकरीबन 50 मॉलिक्यूल मान लो चलेगा, तो बचे कितने? 50। कितने मॉलिक्यूल बचे? 50। अब लाइन में खड़े होंगे सब 50 लोग कि पहले मैं, फिर मैं, फिर मैं, फिर मैं। अभी जो पीछे वाले 50 लोग होंगे वो सोचेंगे यार क्या पता अपनी बारी कब आएगी, क्या पता अपना नंबर आते आते अंदर एंट्री बंद हो जाए, है ना? तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार थोड़ा जल्दी निकलते हैं इनसे आगे, इनसे थोड़ा आगे जल्दी निकलते हैं। तो ये देख रहे हैं यार यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुछ है, पर यहाँ पे लाइन नहीं लगी है, तो लोग बोलते लाओ चलो वहीं से निकल जाते हैं। जब ये पीछे वाले लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते भैया एंट्री है ना, है हमारा अंदर काम है, तो बोलते भैया ये हर किसी के लिए नहीं है, अगर यहाँ से जाना है तो पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा। फ्री में यहाँ से नहीं, फ्री में जाना है तो इससे जाओ। तो ये जो फ्री वाला है उसको अपन ने क्या बोला? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो पैसे वाला है उसको अपन बोलते हैं पंप प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पंप प्रोटीन। ये पंप प्रोटीन क्या होता है? एटीपी को लेगा एज अ करेंसी। ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होंगे, उनसे क्या लेगा? पैसे के फॉर्म में एटीपी। और जब वो लोग एटीपी दे देंगे हेडेक से इधर से इधर। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो क्या हुआ, इधर पे 3 प्रोसेस समझाए गए। एक जो बाय लेयर से डायरेक्टली चला गया, एक जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से गया, और एक जो पंप प्रोटीन से गया। समझ में आया? पंप प्रोटीन से गया। अब क्या हुआ, ये जो बाकी के 48 लोग थे वो चले गए थे, ये 2 लोग के लिए मान लो एंट्री बंद हो गई, तो बोला अब भाई पानी सफिशिएंट हो गया, अब तुम्हारी आने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए? 98। और यहाँ पे कितने बचे? सिर्फ 2। पर ये 2 बेचारों को भी जाना था, है ना, ये 2 बेचारों को भी जाना था। अब 2 को जाने के लिए जब देखा गया तो बोला गया यहाँ पे 2 मतलब लोअर कंसेंट्रेशन, 98 मतलब हायर कंसेंट्रेशन। तो देखो क्या हुआ, 3 प्रोसेस सुनो। पहला प्रोसेस जो बाय लेयर से डायरेक्टली चला गया, दूसरा प्रोसेस जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से गया जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और तीसरा प्रोसेस जहां पे एनर्जी खर्च करके गया। समझ में आया? तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट डिवाइड होता है 3 पार्ट में। ट्रांसपोर्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। ट्रांसपोर्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला पार्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा पार्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी नहीं लगी हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर एनर्जी, क्या किया जाए, चलो देखते हैं आज के लेक्चर में। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें एनर्जी खर्चा नहीं हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें एनर्जी खर्चा हो। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? when the molecule is transferred from higher concentration to the lower concentration through a cell membrane, then it is called diffusion. When the molecule is transferred from the higher concentration to the lower concentration through a cell membrane, then it is called diffusion. उसको क्या बोलेंगे? diffusion. अब facilitate diffusion क्या है? फिर facilitate diffusion is a transfer of a molecule from to through। समझ में आया? डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन में और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में? फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कहां से ट्रांसफर हो रहा है? कहां से हो रहा है ट्रांसफर? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन में। जबकि डिफ्यूजन में कहां से ट्रांसफर हो रहा है? इसको क्या बोला? डिफ्यूजन। इसको क्या बोला? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ये तो बात हुई पैसिव की, अब बात करते हैं एक्टिव की। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ पंप मॉलिक्यूल। पंप प्रोसेस लिखा है क्या मैंने?
पंप मॉलिक्यूल, या पंप प्रोटीन बोलते हैं या फिर पंप मॉलिक्यूल बोलते हैं। बाय यूजिंग एनर्जी देन इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट अपने पास कितने टाइप के? दो। पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव। एक्टिव जिसमें एनर्जी यूज हो, पैसिव में दो। पैसिव जिसमें एनर्जी यूज, पैसिव में दो है, एक डिफ्यूजन है और एक डिफ्यूजन। क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम टू थ्रू अ, इट इज कॉल्ड फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम, it is called, what is active transport? Transfer of a molecule from, हमें जो दिखावे थोड़ा है ना आराम, मतलब ठीक है। स्टार्ट करें एक बार और। डिफ्यूजन कितने टाइप का? दो। पहला, भूल भी गए, जोश दिखाने को बोला तो भूल ही गए सीधा, है पहला। दूसरा, वेरी गुड, है ना, तुम भी एक्टिव हो ऐसे ही, ठीक है, एनर्जी लगेगा एक्टिव होने के लिए, ठीक है। पैसिव में कितना? दो। पहला, दूसरा। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, है ना, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम टू थ्रू। व्हाट इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम, सुकून है इसमें, है ना। चलो, व्हाट इज एक्टिव डिफ्यूजन? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम, ये तीन बात समझ में आई सबको? ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आज तक परेशान करता था, क्या एक्टिव है, क्या पैसिव है, क्या फैसिलिटेट है और क्या डिफ्यूजन। समझ में आया? आज समझा? समझा सबको? डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, समझ में आया? चलो वीडियो पॉज कर दो। पॉज मतलब देखो उसमें दो, रुको, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में अपने को इमेजिनेशन लेना है कि ये जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम कहां पर होता है, फ्लोएम कहां पर होता है। जब अपन किसी भी एक थिक ट्री को देखते हैं, है ना, तो ट्री का जब स्टेम अपन काटेंगे तो वो स्टेम काटने के बाद अपने को क्या दिखाई देता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। समझ में आया? जब अपन प्लांट को काटेंगे तो वो जो तुम्हें ऐसा दिखेगा, वो उसको मैं फिलहाल उठा के ऐसे तुम्हें दिखा रहा हूं। समझ में आया? तो वो मैं तुम्हें ऐसे सर्कल बना रहा हूं। क्या ये तुम्हें गोला सा प्लांट दिखा? हाँ सर्कल है ये, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, सर्कल है ये, ठीक है। चलो, अब जब तुम आखिरी की लेयर जो देखोगे तो तुमको क्या वो कुछ फटा फटा सा दिखता है या एकदम डार्क ब्राउन कलर का? तो वो जो डार्क ब्राउन कलर का सबसे आखिरी वाला लेयर होता है, इसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस, समझते हो? डर्मेटोलॉजी के पास कभी गए हो? डर्मेट के पास कभी गए हो? डर्मेट मतलब स्किन, है ना, स्किन का स्पेशलिस्ट। तो डर्मिस समझा, एपिडर्मिस बाहर की लेयर, बाहर की स्किन। अब ये एपिडर्मिस के बाहर एक, ये एक और लेयर आती है अंदर, क्योंकि ये बाहर था इसको क्या बोला? एपिडर्मिस। ये सेल की लेयर जो बहुत ही थिक है ना, ये इतना कंजेस्टेड है कि दो सेल के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। जो गैप है भी उसको एक सब्सटेंस है सुबेरिन, उसने फिल करके रखा है ना। मतलब एक सब्सटेंस है, जैसे अपन एमसिन सुपर लगाते हैं कहीं भी सीलन आ रही होती, कुछ भी होता है, तो वैसे एक सब्सटेंस अगर गैप आया भी दो सेल के बीच में तो उसको भर देता है। तो जो आखिरी की लेयर है उसको क्या बोलते हैं अपन? एपिडर्मिस। जो अंदर की है उसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। और ये एपिडर्मिस और ये एंडोडर्मिस का जो बीच का ये वाला एरिया होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, या तो बोलेंगे कॉर्टिकल, या तो कॉर्टेक्स या तो कॉर्टिकल। समझ में आया? समझ में आया सबको? कॉर्टेक्स या फिर कॉर्टिकल। अब ये कॉर्टेक्स कॉर्टिकल होने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा डार्क कलर का एरिया होता है, और इस डार्क कलर के एरिया को अपन बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? पिथ।
क्या बोलते हैं सेंटर वाले पार्ट को? पिथ बोलते हैं, ठीक है। और इस पिथ के ही आसपास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये है मान लो, ये है मान लो जाइलम और ये है तुम्हारा फ्लोएम। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। अब स्टेम में जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग होता है, रूट में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये मान लो एंडोडर्मिस का लेयर है, ये वाला, ये स्टेम का है और ये किसका है? रूट का है। ये रूट का है और ये स्टेम का है। जो स्टेम होता है उसमें जाइलम आगे की तरफ होता है और फ्लोएम पीछे की तरफ होता है। जबकि रूट में अगर जाइलम यहां है तो जस्ट उसके बाजू में कौन होगा? फ्लोएम होगा। इसीलिए जब रूट में जाता है ना, रूट में जब पानी एंट्री लेता है, मैंने जो डायग्राम बनाया था, इमेजिन करो रूट से जा रहा है अंदर, तो जब पानी यहां तक आता है तो वो डायरेक्टली कहां एंट्री लेता है? जाइलम में। जबकि अगर मान लो अगर स्टेम से इसको करना हो तो पहले कहां जाना पड़ेगा? फ्लोएम में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पानी कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम से। कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम से। अब मान लो ये अगर मैं रूट तुमको देखता हूं, यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये रूट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो रूट के सेंटर में ये मान लो जाइलम और ये है मान लो फ्लोएम। तो जब पानी यहां से एंट्री लेगा तो उसको फ्लोएम के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कहां एंट्री लेगा? जाइलम में, क्योंकि आजू बाजू में है ना। वही ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लो स्टेम के थ्रू पानी अगर एब्जॉर्ब करना होता तो, ये स्टेम के थ्रू करना होता तो पहले फ्लोएम आता और फिर कौन आता? तो इसको तो फाइल फ्लोएम के थ्रू होके जाना पड़ता है ना। इसके लिए स्टेम से वाटर एब्जॉर्ब होता ही नहीं। समझ में आया? वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा? रूट से। तो ये मान लो अपना आया जाइलम और यहाँ पे बाजू में जस्ट उसके क्या होगा? फ्लोएम, है ना। उसके आगे क्या होगा? फ्लोएम जाइलम। समझ में आया? मान लो कैसा दो वेस्कुलर बंडल है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। और इसके आसपास जो यहाँ पे ऐसे गोले गोले सेल होते हैं, इसको अपन बोलते हैं पेरिसाइकिल। क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। ये तुम्हारे 12th के बुक में नहीं दिया है, क्योंकि आगे जो पढ़ाया जाएगा उसका इमेजिनेशन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बहुत जगह पे यूज आएगा, ठीक है। चल, तो जो सबसे आउटर वाली लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। उसके अंदर कॉर्टेक्स, बोलो खाली कॉर्टेक्स। उसके अंदर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस के अंदर ये सेल क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के सेंटर में और उसमें स्कैटर्ड है जाइलम और, इमेजिनेशन हुआ। अब तुम जब कभी अगर देखोगे स्टेम कटा हुआ, बारिश के टाइम पे लोग काटते हैं बेसिकली, तो जाकर के देखना, तुमको दिखेगा एक ब्राउन कलर का डार्क आउटर लेयर, एक बीच में दिखेगा, और जो ये वाला पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट से थोड़ा सा गाढ़ा होगा, डार्क होगा, है ना। क्यों डार्क होगा? यहाँ पे सेल दूर दूर होते हैं और यहाँ पर सेल पास पास होते हैं। तुमको जाइलम फ्लोएम ऐसे आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, क्या एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो नोट्स है या जो लेक्चर है उसमें आपको आपकी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन कवर्ड मिलेगी, है ना। अगर कुछ फालतू आ गया, है ना, कि द इमेज यू आर सीइंग इज अ ट्री, ऐसे कुछ एक लाइन आ गया कि इन द टेबल गिवन या इन द इमेज गिवन 14.3 इज अ ट्री, तो ऐसी लाइनों को नोट्स में नहीं इंक्लूड किया गया ना, क्योंकि आपको देख के पता चलेगा वो ट्री है। तो जो फालतू की लाइन है उनको छोड़ के लगभग सारी चीजें आपकी नोटबुक में और आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें कवर होंगी, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट मुझे नहीं समझता, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली नीट वालों को पढ़ाता हूँ, तो वहां पे इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं चलता, पूरा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो वही मेरा आदत है, तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12। जब अपन 12 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। तो सबसे पहले तो अपने को प्लांट के बारे में जानना था, फिर वाटर के बारे में जानना था, और जब दोनों के बारे में जान लोगे तो दोनों का रिलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, कि दोनों के वाइब्स मैच खा रहे क्या नहीं खा रहे। समझ में आया? तो अपन ने प्लांट के बारे में देखा कि प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, पहले एपिडर्मिस, पहले एंडोडर्मिस, ये वो। थोड़ा सा और प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे, और एक और चीज पढ़ेंगे वाटर के बारे में। दोनों के बारे में पहले इंडिविजुअली अपन स्टडी करेंगे, और जब दोनों को स्टडी कर लेंगे फिर दोनों के रिलेशन पे स्टार्ट करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाटर के साथ। प्लांट के बारे में थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन टॉपिक वाटर। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं इसमें
है ना, जो आपको आज पहली बार पता चलेगी वाटर के बारे में, जो आज से पहले आपको कभी पता नहीं थी। ठीक है, सबसे पहली बात, ये नॉर्मल बातें ये आपको पता होंगी, यहाँ भी बताया जाता है ना, जो पानी है, जो वाटर है, वो अमृत है ना। अगर आप उसको पियोगे तो आप जवान दिखोगे, समझ में, एक्चुअल है ना, ग्लो आता है चेहरे पे जितना ज्यादा वाटर है ना। तो इसीलिए जो वाटर है वो क्या है, अमृत है। तो जो आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है वो एलिक्सियर है ना, ये यूज किया गया, वाटर इज अ। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर आपको कोई प्लांट दिख रहा है, आपको कोई भी सेल अगर कुछ भी दिख रहा है प्लांट का, तो उसमें तकरीबन 90 टू 95% क्या है, वाटर। 90 टू 95% क्या है, वाटर है। तो अगर वाटर अवेलेबल नहीं हुआ तो डायरेक्टली जो प्लांट है उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी समझते हो, कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी में प्रोड्यूस करना है ना, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूस करना। जैसे मान लो कोई प्लांट है, वो 100 एप्पल प्रोड्यूस करता है, जब उसको सफिशिएंट वाटर मिलता है, अगर वाटर की कमी हो गई, रिड्यूस हो जाएगा, 100 की बजाय 50 करेगा, तुम और वाटर कम करोगे 25 करेगा, तुम और कम कर दिए 2 करेगा, तुम और कम कर दिए तो करेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से वाटर की अवेबिलिटी डिपेंड करती है प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे, है मतलब सॉरी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, वाटर की। क्यों, क्योंकि 90 टू 95% जो वाटर है, जो वाटर है वो पूरे प्लांट को बनाता है, प्लांट में होता है 90 टू 95% क्या होता है, वाटर ही होता है। ये 3 बातें अपन ने पढ़ी वाटर के बारे में। अब पढ़ेंगे वाटर की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, वाटर की प्रॉपर्टी, जो 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें प्रॉपर्टी से, स्टार्ट करें प्रॉपर्टी से, नहीं करें, छोड़ दें, घर पे भेज दें। चलो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपन। जो पहली बात होती है ना, जो आपको पता नहीं थी आज से पहले, कि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है। पता थी आपको, पता थी, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो ये ऐसा इनको शायद लगा होगा कि अपने को पता नहीं है, इसलिए ये लिख दिए। क्या लिखे ये, कि रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है। शायद इनको नहीं पता होगा कि अपने को पता है ना, तो इस वजह से इन्होंने लिख दिया होगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर होता है वो एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है किसके लिए, रिस्पायरेशन, फूड बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये रिस्पायरेशन तो होगा ऑक्सीजन लेने वाला, दूसरा क्या होता है, एक्सक्रीशन, नहीं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा इंसानों में समझ रहा था, कोई बात नहीं, गलती तेरी नहीं होना। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर वाटर नहीं हुआ तो CO2 लेके ग्लूकोज नहीं बनाएगा, है ना। क्या होता है, CO2 लेता है एनवायरमेंट से, H2O लेगा और बना देता है C6H12O6, और ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, तो वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल है। ये मैंने क्या लिखा है, मटेरियल लिखा है मैंने, है ना, सबको दिखाई दे रहा है मटेरियल लिखा हुआ। हाँ, तो ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया, समझ में आया। तीसरी चीज है कि ये जो है, इट इज अ बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फूड्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम कौन है, वाटर है। क्या है, वाटर है। जैसे अगर मान लो हनी है, एक ट्यूब लेता हूं मैं, एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, उसमें मैंने एक ट्यूब में हनी डाला और एक ट्यूब में डाला मैंने वाटर। समझ में आया। अब अगर मैं किसी चीज को फ्लो करवाऊं तो बताओ किस में जल्दी फ्लो होगी, वाटर में। समझ में आया, हनी में कम होगी। सेम ऐसा मैं रबर का जो वो आता है लिक्विड फॉर्म, उसमें करवाऊं और वाटर में करवाऊं तो किसमें जल्दी होगा। समझ में आया। इसी वजह से वाटर जो होता है वो बेस्ट मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। समझ में आया। ये बेस्ट मीडियम क्यों होता है, 3 प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसके पास होता है वेरी लो वेरी हाई स्पेसिफिक हीट,
वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट। ये सब क्या है? ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? केमिस्ट्री की बातें क्यों हो रही है ना? केमिस्ट्री में आता है इतना तो पता होगा ना, फिजिक्स में तो नहीं आता ये? आता है फिजिक्स में भी, है ना? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी सामान का, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी लगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? समझ में आया? अब ये स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा होता है ना? ज्यादा होने से क्या फायदा हुआ? अब मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर 99 अगर डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो क्या वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चले जाएगा? तो क्या प्लांट को मिल पाएगा अच्छे से? नहीं। अगर इसका स्पेसिफिक हीट लो रहता तो थोड़ी सी भी सनलाइट आती, एनर्जी आती, इसका टेम्परेचर बढ़ा देती 1 डिग्री। समझ में आया? तो फटाफट लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता? प्लांट को मिलता ही नहीं। पर इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट लगेगा इस लिक्विड को एक टेम्परेचर बढ़ा 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 कर वेपर में लेके जाने के लिए। इसके लिए हाई स्पेसिफिक हीट हेल्प करता है ताकि प्लांट एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से, समझ, वाटर एब्जॉर्ब हो सके। पहला क्या है? वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। दूसरा सेम पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वही सेम पॉइंट। समझ में आया कि अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन लो होता है, इसका मतलब थोड़ा सा भी एनर्जी देता है तो फटाक से वेपर, वेपराइजेशन यही होता है ना। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द गैस। इसी को वेपराइजेशन बोलते हैं शायद, इसी को बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका वेपराइजेशन भी क्या है? ज्यादा है। लैटेंट हीट भी, लैटेंट हीट बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना? तुम मारने वारने पे आ जाओगे मेरे को। इसके लिए लैटेंट हीट नहीं देखता, वो तुम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब देख लेना। तो वेरी हाई, बोल में स्पेसिफिक हीट, वेरी हाई और वेरी हाई, वेरी हाई पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, पहला क्या है? लास्ट बेंच। पहला पॉइंट क्या है? वेरी हाई। दूसरा, तीसरा, वेरी गुड, है ना? इस बार के लड़के अच्छे आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो। हाँ अच्छा, लग नहीं रहा सच में आए हुए हैं, चलो। नहीं तो लड़कों से उम्मीद मैं हर जगह पे छूट चुका होता हूँ। काफी उम्मीदें होती है कि थोड़ा आंसर करे, पर करते नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 4 पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है कि वाटर जो होता है वो एक्ट करता है थर्मल बफर की तरह। किसकी तरह? बफर की तरह, है ना? थर्मल बफर क्या होता है? ठीक है, कभी कोल्ड ड्रिंक पियो? कोल्ड ड्रिंक पियो, बेसिक होता है बहुत। कोका कोला, थम्स अप बहुत बेसिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अब इतना एसिडिक तुम पियोगे, इतना एसिडिक पियोगे तो अपने को मना करते ना, एसिड है, नुकसान करेगा, अंदर जाके एसिड एसिड एसिडिटी होगी। समझ में आया? पर नेचर ने, है ना, नेचर ने अपने बॉडी को इस हिसाब से बनाया है कि अपने अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि अगर मैं बाहर से एसिड लेता हूं तो वो बेसिक बफर बोलते हैं, वो बेसिक बफर आएगा इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? अगर मैं कुछ बेसिक चीज खाऊं तो एसिडिक बफर आएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए थोड़े अमाउंट में अगर कोल्ड ड्रिंक तुम पीते हो, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, तो वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि बॉडी में उतना सिस्टम, वैसा सिस्टम अवेलेबल है। उसको बोलते हैं बफर, जो मेंटेन करके रखे, जो मेंटेन करके रखे। जब उसने पीएच को मेंटेन किया, एसिडिटी अपन ने अंदर ली, एसिडिक चीज ली, तो पीएच क्या हो जाएगा? एसिडिक लेते ही लो चले जाएगा, मतलब मान लो पीएच खराब हो जाएगा। अब पीएच खराब ना हो उसके लिए अपने बॉडी में क्या है? बेसिक बफर। वो बेसिक आएगा एसिड को न्यूट्रलाइज। समझ में आया? ये बफर अपने बॉडी के अंदर है। बफर अपने जो बॉडी के अंदर है वो किसको मेंटेन कर रहा है? टेम्परेचर को, अरे पीएच को। तो उसको बोलेंगे पीएच बफर। समझ में आया? समझ में आया? अगर कोई चीज टेम्परेचर को मेंटेन करे तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बफर।
और क्योंकि अपन थोड़ा सा है ना अच्छा साइंस ले, अपन कॉमर्स आर्ट्स वाले तो है नहीं, तो इसलिए अपन टेम्परेचर बफर नहीं बोलते, अपन बोलते थर्मल बफर। क्या बोलते? थर्मल बफर। समझ में आया? बफर मतलब किसी भी चीज को मेंटेन करे। समझ में आया? किसी भी चीज को मेंटेन करे। समझ में आया? अब जैसे मान लो जाफर में 11 बच्चे थे, कामरान में 15 बच्चे थे, तो थोड़ा ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है 3 बच्चे इधर भेज देते हैं, थोड़ा बराबर बराबर। समझ में आया? तो जब मेंटेन हुआ तो ये क्या हो गया? बफर। यहाँ पे बफर का काम कौन क्या? कामरान। जहां से ज्यादा से कम है। समझ में आया तुमको? तो ये बफर होता है। अब टेम्परेचर मान लो, बाहर का टेम्परेचर जो था, बाहर का टेम्परेचर क्या है? कुछ भी होगा, मान लो गर्मी, गर्मी का कितना मान लो 33 है, ठीक है, क्या है 33, अंदर का टेम्परेचर 20 करके बैठे हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या ये बफर है? नहीं है, है ना, बफर यहाँ पर नहीं है। जब मैं एसी बंद करूंगा और मैं दरवाजा खोलूंगा तो बाहर वाला जो गैस है, बाहर वाला जो टेम्परेचर है, वो अंदर की तरफ आएगा और इसको भी न्यूट्रलाइज करके अपने जैसा बनाएगा। तो यहाँ पे बफर कौन है? बाहर वाला। समझ में आया? बफरिंग समझ में आया? मेंटेन करना किसी चीज को, टेम्परेचर को मेंटेन किया तो क्या बोलेंगे? थर्मल बफर। तो जो वाटर होता है वो प्लांट के अंदर एक्ट करता है एज अ, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तो उस समय प्लांट बहुत ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए अंदर से वाटर जो होता है उस प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, बहुत ज्यादा नहीं। समझ में आया? इसके लिए हम जो आते हैं पेड़ के नीचे, बड़ा ठंडक सा महसूस होता है अपने को, काफी छाव छाव सा, ठीक है। समझ में आया? तो पांचवा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर। समझ में आया? अब अपन केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, है ना, तो कभी कभी जब अपन बीकर को उठाते हैं तो अपने को दिखता है यार ये जो वाटर है वो ऐसा नहीं रहता है, वो कुछ ऐसे रहता है। कैसे रहता है? ऐसे। सही बात बोला मैंने? सही बात बोला मैंने? क्यों ऐसा रहता है तुमको मालूम? क्या? सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। तो समझ में आया? नहीं हाँ, सरफेस टेंशन नहीं, क्या सरफेस टेंशन की, समझ में आया? चलो, कैसे होता है, क्यों होता है, अपन आओ देखते हैं, ठीक है। दो टाइप के फोर्सेस होता है, एक होता है अडहेसिव फोर्स, एक होता है अडहेसिव फोर्स, और एक होता है, दिख रहा है सबको, एक होता है अडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव ए से, अडहेसिव ए से अलग, है ना, ए से अडहेसिव और ए से अलग। अब एडहेसिव मतलब क्या याद रखोगे? अलग, अभी बताता हूँ क्या अलग। और कोहेसिव मतलब, तब ये अलग है तो ये क्या हो जाएगा? सेम, है ना। ए से एडहेसिव, ए से अलग। अलग क्या? मैंने बोला अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स यानी वो फोर्स जो दो अलग लोगों के बीच में लग रहा हो, कोहेसिव फोर्स जो दो सेम लोगों के बीच में लग रहा हो। ये बताओ, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं तो कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। अलग अलग, अरे सॉरी, अडहेसिव, हाँ ना, अलग अलग अडहेसिव फोर्स। क्या वे कंफ्यूज करता है? और अगर ये दोनों आपस में लगा रहे तो कोहेसिव फोर्स, सेम सेम, अडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। समझ में आया? इतनी बात सबको समझ में आए? दो फोर्सेस समझ में आया। अब देखो क्या होता है, ठीक है। जब मैं इस बीकर में पानी डालता हूं, जब मैं पानी डालता हूं तो होता क्या है, मान लो ये पहले स्ट्रेट थी, ये क्या थी? स्ट्रेट थी, पहले लाइन पानी की जो थी वो स्ट्रेट थी, ठीक है, ये पानी स्ट्रेट है अभी फिलहाल के लिए। अब ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स, सेम। ये दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कोहेसिव 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 कोहेसिव, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एडहेसिव। समझ में आया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब देखो क्या होगा, जब दो लोगों के बीच में फोर्स लगेगा तो एक जो होगा वो दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, एक जो होगा वो अपने को दूसरी तरफ खींचेगा। अब यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है ना, जब ये इसको खींच रहा है तो ये वाले जो दोनों मॉलिक्यूल है वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। समझ में आया? अब इनके साथ सिर्फ वाटर वाटर है, ये भी वाटर, तो ये क्या आएंगे? नीचे आएंगे।
ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये भी वाटर से अटैच है, ये नीचे आएंगे। पर जब ये नीचे आ रहे होंगे तो ये पूरी तरीके से नीचे क्यों, ये इसको रोक के रखेगा, बांध के रखेगा। समझ में आया? इसीलिए जो एकदम साइड साइड वाले होते हैं वो ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, जबकि जो बीच वाले होते हैं वो ज्यादा नीचे जाते हैं। इसीलिए अपने को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। समझ में आया कि सेंटर वाले के पास कोई और नहीं है तो ये ज्यादा नीचे खींचता है, और यहाँ पर क्या है, ये लोग बना के रखे हैं अपना फोर्स, इसकी वजह से ये ज्यादा नीचे नहीं आ पाता, इसलिए इसको लोअर मेनिस्कस बोलते हैं। समझ में आया? लोअर मेनिस्कस। कुछ अपर मेनिस्कस भी कहीं बनता है, अपर मेनिस्कस भी बनता है। समझ में आया? अब अपर मेनिस्कस का केस अलग आता है, वो जाने देते उसको, तुम फिजिक्स में पढ़ लेना, ये भी फिजिक्स की जाएगा। समझ में आया? तो अडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स समझा तुमको? अडेसिव कोहेसिव समझा? अडेसिव वैसे, अडेसिव वैसे अलग, कोहेसिव मतलब सेम। तो अपने को टोटल 6 प्रॉपर्टी पढ़ने की है। समझ में आया? सबसे पहला वाटर के बारे में 3 बात है, ये क्या है, बोलो बे, एलेक्सियर। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर वाटर नहीं रहा तो कौन अफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपने को जो पता नहीं था आज तक, शायद ऐसा उसको लगता था कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, ऐसा इसको लगता था। दूसरा पॉइंट क्या है कि वाटर इज अ रॉ मटेरियल फॉर द, तीसरी बात क्या है कि ये जो है बहुत अच्छा मीडियम है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों अच्छा मीडियम है, इसकी 3 प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यू आया हुआ है ना। वाई वाटर इज अ बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, ऑप्शन में ये 3 के अलावा एक और चौथा भी था, तो शायद पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द, समझ में आया? समझ में आया? 2 टाइप के क्वेश्चन समझा सबको, तो ये 3 याद होने चाहिए, इन 3 की वजह से वो अच्छा मीडियम है। वो 3 क्या है, हाँ बताओ क्या है, पहला, दूसरा, हाँ हीट ऑफ वेपराइजेशन। 4 बातें खत्म हुई, 5वीं बात क्या, छठा, इट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडेसिव। समझा? समझ में आया सबको? ये हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो लास्ट बेंच, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है बताओ, ठीक है वेरी गुड। तीसरा पॉइंट काम हो जाएगी, प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, वेरी गुड है ना। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस है ना, अगर वाटर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, यही बोलना चाह रही हो? तो वाटर इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट नहीं बताया उसने, बेचारी पूछ रही उसको, बता 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 चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला तुमने, फोटोसिंथेसिस। तीसरा पॉइंट, क्यों बेस्ट मीडियम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, थर्मल बफर है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अडेसिव और कोहेसिव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, लिक्विड होता है। दूसरा, हाँ तीसरा, हो जा रही है बेचारी, क्या हो रहा है, मेहमान आए क्या घर पे, तकलीफ ही देते हैं मेहमान लोग आके, और क्या है। ठीक है, जगह फिर सोने की जगह कम हो जाती है, मम्मी का खाना बनाना पड़ता है, दिन भर खिलाओ पिलाओ, हाँ ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट, हाँ क्यों बेस्ट मीडियम है, लास्ट बेंच, दूसरी बार आया क्या ये चीज, हाँ बता, भूल गया इस बार, हाँ वेरी गुड। तो उसके बाद नेक्स्ट, हाँ तीसरा, वेरी गुड है ना। उसके बाद का पॉइंट सर, ब्लू, छुपो मत, दिख जाते हो, हाँ थर्मल वेपर की तरह एक्ट करता है, वेरी गुड। उसके बाद चलो आगे बढ़े, चलो ये अपन ने समझा क्या, वाटर, उसकी प्रॉपर्टी, समझ में आया, वाटर और उसकी प्रॉपर्टी।
अब अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए जगह लगेगी। चलो अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा रूट के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा किसके बारे में, रूट बाद में पढ़ देंगे, उसका डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, उसके पहले पढ़ते हैं तीन बातें। वाटर का प्रॉपर्टी पढ़ा, वाटर के बारे में 3 पॉइंट पढ़ा। अब अपने को पढ़ना है वो कौन से प्रेशर है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वाटर को हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर एंट्री लेने के लिए। समझ में आया? कुछ तो फोर्सेस हैं, कुछ तो ऐसा होगा, पढ़े पढ़े। तो ऐसे टोटल 3 चीजें होती है। एक होता है पहला वाटर पोटेंशियल, क्या, कौन सा पोटेंशियल? दूसरा होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल, तीसरा क्या होता है? ये 3 पोटेंशियल्स है, ठीक है, पढ़े, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कुछ बंद बंद चालू वाले सब चल रहा है बरोबर? अच्छा है। 3 है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। समझ में आया? अब इन तीनों का एक एक एक्स्ट्रा नाम है, वो थोड़ी देर में अपन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कुछ तो भी एक अलग अलग इसका नाम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है, देखो, इस यूनिवर्स में, इस सिस्टम में, है ना, इस यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग एवरी सिस्टम जो है, उस सिस्टम में हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद की कुछ एनर्जी है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये क्लासरूम एक सिस्टम है, तो इस क्लासरूम के सिस्टम में प्रेजेंट यहाँ का जो गैस मॉलिक्यूल है, उसके पास अपनी खुद की एक एनर्जी है, जिसकी मदद से वो मूव कर करके उस कॉर्नर तक जा रहा है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जा रहा है, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा रहा है। इस सिस्टम में प्रेजेंट ये एवरी मॉलिक्यूल के पास खुद की एनर्जी है। इस सिस्टम में प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल इसके पास खुद की एनर्जी है, पर तुम्हारे पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि तुम उसका यूज करके मूव कर पा रहे हो। गैस के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो उसका यूज करके मूव कर पा रही है, पर इस बेंच के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी इसके पास नहीं है कि ये मूव कर पाए, पर थोड़ी सी एनर्जी तो इसके पास भी। every molecule in the system in this universe have certain amount of energy। हर मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ सर्टेन एनर्जी होती ही है, और वो जो कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो काम करता है, उसको अपन बोलते हैं, वो एवरी मॉलिक्यूल की एनर्जी को बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल लिखा मैंने, केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। ये जो गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी, वो यहां से वहां जा रहा था, उस एनर्जी को अपन ने क्या बोला? केमिकल पोटेंशियल। जो तुम्हारे पास एनर्जी है जिसका यूज करके तुम घर पे जाओगे, कुछ काम करोगे, वो तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल। इस बेंच के पास जो पोटेंशियल है वो केमिकल उसका पोटेंशियल। गैस के पास सफिशिएंट केमिकल पोटेंशियल है कि वो मूव कर पा रहा है, तुम्हारे पास सफिशिएंट केमिकल पोटेंशियल है कि तुम मूव कर पा रहे हो, मगर इस बेंच के पास सफिशिएंट केमिकल पोटेंशियल नहीं है कि वो मूव कर पाए। समझ में आया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया कि इस यूनिवर्स में हर एक मॉलिक्यूल के पास, एवरी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, मैं इसकी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तुम भी बहुत सारे सेल से बने हो, मैं ये एक सेल की बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो वो एक सेल, वो एक गैस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसको अपन केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। आपकी पूरी एनर्जी को अपन केमिकल पोटेंशियल, वो जो एक है उसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो एवरी मॉलिक्यूल हैव अ सर्टेन एनर्जी, और वो सर्टेन एनर्जी जो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के पास, उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल जब इस बेंच के पास आएगी तो उसको बोलेंगे बेंच पोटेंशियल, जब ह्यूमन के पास आएगी तो ह्यूमन पोटेंशियल, जब गैस के पास जाएगी तो गैस पोटेंशियल। तो अगर वही एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। चौथा पॉइंट क्या आएगा? द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको? वाटर पोटेंशियल।
समझ में आया इतनी बात सबको? इतनी बात सबको समझ में आई? अब मान लो मैंने दो बीकर ले लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाले वाटर के 100 मॉलिक्यूल। वाटर के कितने मॉलिक्यूल डाले मैंने? 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डाले 96। कितने डाले? 96। समझ में आया? समझ में आया? तो ये एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल, है ना। अब मान लो एक मॉलिक्यूल के पास, एक मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? एक एनर्जी। तो मुझे बताओ, ये इसमें अगर मैंने 100 वाटर मॉलिक्यूल डाले तो कितनी एनर्जी होगी? 100 एनर्जी होगी। 100 एनर्जी होगी। एक का वाटर पोटेंशियल एक है, तो इस पूरे बीकर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? 100। एक के पास एक, दूसरे के पास दो, तीन, चार, पांच। तो अगर मैं एक की बात करूं तो एक के पास तो कितना एनर्जी है? एक ही है। अगर इस पूरे बीकर की बात करूंगा तो इस पूरे बीकर में कितने वाटर मॉलिक्यूल, और हर एक के पास कितना? तो 100 के पास कितना? तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 100। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ चल, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे की क्या है, ऐसा कुछ किसी को कुछ है डाउट? किसी को डाउट? किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर आपने अभी तो बोला कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो एक मॉलिक्यूल का होता है और आपने ये सबका लिख दिया। किसी को ऐसा कुछ डाउट आया? नहीं, आना नहीं चाहिए यूजुअली, है ना। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल होता तो एक का ही। अगर तुम डेफिनेशन जब बताओगे तो तुमको एक मॉलिक्यूल का ही बताना पड़ेगा। समझ में आया? ये मैं टोटल वाटर पोटेंशियल बता रहा हूँ इस बीकर का। समझ में आया? इसका वाटर पोटेंशियल कितना आया? 100। इसका वाटर पोटेंशियल कितना आएगा? 96। समझ में आया? अगर मैं एक और बीकर ले लूं, उसमें 50 डाल दूं वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना? 50 हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द बीकर और एरिया। समझ में आया? अब ये जो है पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, इसको अपन दिखाते हैं साई से। किससे डिनोट करते हैं? साई से। किससे डिनोट करते हैं? साई से। और जो वो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, इसको डोनेट करते हैं, इसको भी साई से डिनोट कर देते हैं। ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल। प्रेशर को भी किससे डिनोट कर देते हैं? साई से डिनोट कर देते हैं। फिर होने लगा कंफ्यूजन, अरे ये साई मानू क्या, वो साई मानू क्या, वो साई। तो बोला एक काम करते हैं, जो वर्ड पहला आ रहा है उसको लगा देते हैं नीचे। तो ये वाटर पोटेंशियल था तो इसके नीचे क्या लगाया? डब्ल्यू। ये सॉल्यूट था तो इसके नीचे क्या लगाया? सॉल्यूट। ये प्रेशर था तो इसके नीचे क्या लगाया? प्रेशर। समझ में आया? किसी को नींद आ रही तो 5 मिनट सर नीचे कर लो, ठीक है। चलो, वाटर पोटेंशियल इसका कितना? 100। उसका कितना? 96। आराम से, है ना। कोई चीज़, तुम लोग थोड़ा लेट हो गए, है ना। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन तुम सुन नहीं पाए, कामरान वाले, ठीक है। किसी से पूछ लेना, सो सकते हो तुम आराम से 5-10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? किससे दिखाते हो इसको? साई से। किससे दिखाते हैं? साई से। अब छठी जो बात आती है, वो छठी बात ये आती है कि किसी भी चीज का, किसी भी बीकर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हो सकता है 0। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या होगा? 0। थोड़ी देर में समझाते हैं क्यों 0, कैसा ही होगा, ठीक है। क्या होगा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल? 0, है ना। और ये वाटर पोटेंशियल का यूज करते हैं अपन टू नो द फ्लो ऑफ वाटर, है ना। अब मैं तुमको बोलूं, बता, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, तो कौन किधर मूव करेगा? इधर से इधर। क्यों इधर से इधर? क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल हाई है और इसका वाटर पोटेंशियल लो है। यहाँ पे 100 लोग अपनी एनर्जी लगाएंगे उस तरफ जाने के लिए, और वहां से सिर्फ 96 की एनर्जी आएगी। तो एनर्जी किस तरफ से ज्यादा? तो कौन जीतेगा? ये। तो फ्लो कहां से होगा? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मैक्सिमम वाटर कितना होता है? वाटर पोटेंशियल 0। और फ्लो होता है ऑलवेज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू। समझ में आया? ये वाटर पोटेंशियल था। समझ में आया सबको? एवरीवन। अब आते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल? अब मान लो वो सेम बीकर जो मैंने यहां पर लिया था, 100 मॉलिक्यूल मैंने यहां पर डाले थे, मैंने वापस से 100 मॉलिक्यूल डाल दिए, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल डाल दिया, तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो गया बताओ? 100।
कितना हो गया वाटर पोटेंशियल? 100। अपन रसना बनाते हैं, मालूम है अपने को, शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, है ना? तो जब अपन उसमें शक्कर डालते हैं या नमक डालते हैं, तो क्या वो शक्कर और नमक तुमको दिखाई देता है? घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग उस भारे भरे पानी में एक शक्कर का, मान लो एक शक्कर का मॉलिक्यूल डालिए, ये भी बंद हो गया, एक शक्कर का मॉलिक्यूल डालते हैं तो होता क्या है, ये शक्कर के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वाटर को तुरंत चढ़ती है नखरेबाजी, है ना? अब क्या करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल जो इसके पास में होते हैं, वो बोलते हैं अरे शक्कर दादा मुझे अपने आप में मिला लो, है ना, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, है ना? तो ये बोलेगा भाई देख, अगर तेरे को मेरे साथ आने का है, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, लोग मेरे लिए मरते हैं, अगर तुझे मेरे साथ आना है तो फ्री में तो मैं नहीं लूंगा, कुछ तो लगेगा, कुछ तो लगेगा। वो बोला ठीक है, हमारे पास देने के लिए क्या है, मैं क्या दूंगा, मैं गरीब इंसान आपको क्या दूंगा? तो उसने बोला जो तेरे पास एक एनर्जी थी वो एक एनर्जी मुझे दे दे, वो एक एनर्जी मुझे दे दे। तो बोला ठीक है चलेगा, ले लो, मेरे को क्या दिक्कत है। अब चार लोग, ये 10 लोग आए थे, बोला भाई मैं चार को ही अपने पास रख पाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों को अपने पास नहीं रख सकता, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 लोग को रख लूंगा। तो यहाँ के आसपास के जो 5 लोग थे वो रह गए, बाकी के 5 चले गए। अब ये 5 लोगों ने अपनी क्या करी, एनर्जी इसको दे दी, अपनी एनर्जी दे दी। अब वाटर कम्युनिटी जो था, पानी वाला कम्युनिटी, उसमें ये हो गया कि कैसे लोग थे, है ना, क्या बोलते, धोखेबाज लोग थे। तो जो पहले इनकी एनर्जी 100 होती थी, क्या वो 100 रहेगी? क्योंकि वो 5 एनर्जी जो इन दोनों ने, इन सबने खाई है, वो 5 एनर्जी किसके पास चली गई? शक्कर के पास। तो अब इसकी वाटर पोटेंशियल कितना रह जाएगा? 95। कितना हो गया वाटर पोटेंशियल? 95। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल होता है द डिक्रीमेंट इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो उसकी वजह से जो भी वाटर पोटेंशियल नीचे आया वो क्या होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल। तो बताओ सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? 95। सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पर 5 है, क्योंकि मैंने क्या बोला, द डिक्रीमेंट इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं 2 सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ऐड करता तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जाते? 10। तब वाटर पोटेंशियल कितना होता? 90। अगर वाटर पोटेंशियल 90 हो गया तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना? 10। तुमको ये बात समझ में आई? समझ में आई? सॉल्यूट पोटेंशियल वो नहीं होता जो आखिरी का वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल वो होता है कि कितना डिक्रीमेंट आया है ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। और क्योंकि ये ऑलवेज वाटर पोटेंशियल को नीचे लाने का काम करता है, कम करने का काम करता है, इसके लिए इसको अपन नेगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। कैसा पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल। कैसा बोलते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल। समझ में आया सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है समझ में आया? 5 मिनट सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, फालतू में ऐसे ऐसे तकलीफ काय को लेने का, इतना पादे को फ्रेश लग रही है, थोड़ा सा 5 मिनट लेटी थी आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या है ये डाउट? क्या? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लेक्चर तो मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगा, आप, हाँ आप जा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जा रही हो क्या? ना किसी के आने से प्रॉब्लम है ना किसी के जाने से प्रॉब्लम है ना। हाँ समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, इसके लिए वीडियो लेक्चर तुम्हारे लिए ही रिकॉर्ड। चलो भाई, कोई दिक्कत? लास्ट बेंच सब सही है? कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी? चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। देखो, तो वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल तुमको समझ में आया? सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? जब हम कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो वाटर पोटेंशियल नीचे आएगा, तो जितना नीचे आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। और क्योंकि ऑलवेज वाटर पोटेंशियल को नीचे लाने का काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे। अब क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल? क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल? समझ में आया? अब मान लो इतना बड़ा सेल था, ठीक है, अब सेल तुमको पता है सॉलिड नहीं होता है, लचीला होता है ना, जो गुब्बारे जैसा ऐसे पानी, अगर गुब्बारे में पानी भरोगे, ठीक है, तो पता है कितना वो ऐसे शेप अपना चेंज कर सकता है, वैसा पता है? इमेजिन कर पा रहे हो क्या? इमेजिन कर पा रहे हो गुब्बारा, गुब्बारे में पानी भर के रखा है ना,
कभी वो पूरा सर्कल है, कभी अपन ने दबा दिया तो लंबा हो गया थोड़ा सा, कभी कुछ अलग अलग शेप ले लेता है। तो वैसा ही सेम टू सेम अपना सेल होता है, प्लांट सेल होता है। अब देखो क्या होता है, पहले से मान लो जो वाटर जो सेल था, जो सेल था अपने पास, वो सेल के अंदर पहले से 100 मॉलिक्यूल थे गैस वाटर के। अब 100 अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना, नहीं पता। 100 तो बोलेगा कौन, मैं बोलू क्या, कितना वाटर पोटेंशियल 100। अब क्या होता है, प्रेशर इसका नाम क्यों दिया गया, अगर मान लो मैं आसपास का इस सेल के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको अगर मैं बढ़ा दूं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके बाहर का, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं बढ़ा दूं, तो बताओ जो बाहर का वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर जाएगा या अंदर वाला बाहर आएगा। अगर मैंने बाहर का प्रेशर बढ़ाया तो बाहर वाला अंदर जाएगा या अंदर वाला बाहर आएगा, बाहर वाला अंदर जाएगा। तुमको इतना समझ में आता है, हायर प्रेशर टू, इसका मतलब जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। अब ये जो 100 मॉलिक्यूल थे, अब मैंने मान लो 5 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर, है ना, तो अब बताओ वाटर पोटेंशियल कितना, 105। वाटर पोटेंशियल कितना, क्या वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। तो प्रेशर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इट इज इंक्रीमेंट इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्योंकि ये ऑलवेज इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं अपन, इट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो क्या होता है, जब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर गए, है ना, पहले इतनी स्पेस थी, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल गए, अब 100 लोग आराम से बैठे थे, 5 एक्स्ट्रा आ गए तुम्हारे मेहमान के जैसे, तो अब अंदर के मॉलिक्यूल को तकलीफ हो गई, थोड़ा उधर होना है, थोड़ा उधर होना है, तो अब इनके लिए जगह नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस जो सेल वॉल होती है उस पर प्रेशर लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा सेल वॉल जो पहले ऐसा था थोड़ा सा ऐसा हो, समझ रहे हो, जो पहले सेल वॉल ऐसा था वो थोड़ा सा ऐसा होगा, तो क्या ये स्पेस क्रिएट हो गया, ये स्पेस क्रिएट हो गया। तो जो सेल जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल गया है वो वॉल पे क्या लगाता है, प्रेशर, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, सॉरी, जो वाटर मॉलिक्यूल ने वॉल पे लगाया उसको क्या बोलेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर गया और स्पेस बनाने के लिए इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसको क्या बोला अपन ने, टर्गर प्रेशर। क्या बोला, टर्गर प्रेशर। समझ में आया। अब 5 आए थोड़ा सा बड़ा, 10 आए थोड़ा सा और बड़ा, समझ में आया, 15 आए थोड़ा सा और बड़ा। अब सेल भी बोल रहा है अभी कितने आओगे बे, है ना, इतनों को जगह तो दे दिया, अभी और बढ़ता जा रहा है, सेल को भी तो डर होगा कि यार कहीं बढ़ते बढ़ते मैं फट ना जाऊं, समझ में आया, मैं एकदम फट ना जाऊं, 20 की जगह तुम 25 कहां से आओगे। तो इसके वजह से जब सेल, जब मॉलिक्यूल वॉल पे प्रेशर लगा रहे होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, तो वो धीरे 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 बढ़ता है। पर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वॉल भी इस मॉलिक्यूल पे प्रेशर डालता है, बहुत हो गया चल, अब बहुत हो गया तेरा, है ना, अब अंदर ही रहे। तो जब मॉलिक्यूल ने वॉल पे प्रेशर डाला, दैट्स कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और जब उसको लिमिट करने के लिए वॉल उसको रोकेगा, तो वॉल जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। समझ में आया। और जब वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, मतलब अब और ज्यादा वाटर नहीं आ सकता, उस समय में टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया? अब मैक्सिमम पे जा चुका है, अब अगर टर्गर प्रेशर थोड़ा और इधर गया तो फट जाएगा सीधा। इसका मतलब जितना मैक्सिमम वाटर वो कंटेन कर सकता था उसने कर लिया, जितना फूल के गुब्बारा हो सकता था वो हो गया। समझ में आया? अब इससे थोड़ा सा भी एक मॉलिक्यूल भी अंदर अंदर आके प्रेशर लगा तो सीधा ब्रस्ट। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, एवरीवन गेटिंग। अब मुझे तुम बताओ वाटर पोटेंशियल
सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको डालते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? वॉट जो प्रेशर पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है क्या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। थोड़ी देर में अपन याद करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा प्रेशर ना ले, ठीक है। तो इसको अपन ने किसने डाल दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डाल दिया। कैसा डाला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है तो उसको डायरेक्टली डाला, क्योंकि ये डिक्रीज करता है तो उसको इनवर्सली डाला। पर मैंने बोला मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, मेरे को ऐसा प्रोपोर्शनलिटी वगैरह नहीं चाहिए, तो बोला गया ठीक है इक्वेशन बना लो कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। बोला अरे ऐसे कैसे, ये तो कम करता है, तो बोला ठीक है इसके आगे नेगेटिव लगा लो। इससे आगे क्या लगा लो? नेगेटिव लगा लो। नेगेटिव क्यों है समझा? नेगेटिव क्यों है समझा? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझा क्या? समझा सबको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहां पर क्या लगा दिया मैंने? नेगेटिव। और क्यों नेगेटिव लगाया? आप लोगों को पता है ना ये कैसा पोटेंशियल और ये कैसा पोटेंशियल। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब देखो तुम समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाली बात काफी है ना दिमाग को हिलाने वाली है। अब मुझे तुम बताओ, जब मैंने सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डाला था तो कितना वाटर पोटेंशियल नीचे आया था? 5। तो उस समय सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ? 5। समझ में आया? अगर मैं तुमको एक इन जनरल बात पूछूं, अगर मैं सॉल्यूट बढ़ाऊंगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? तुमको क्या लगता है? बढ़ेगा। अगर सॉल्यूट मिलाऊंगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, ऐसे ही लगता है ना? हाँ, तो देखो अब सॉल्यूट पोटेंशियल कितना हुआ? 5। जब मैंने 2 मॉलिक्यूल डाले शुगर के तब पोटेंशियल कितना कम हुआ था? 10। एक की वजह से 5 और 2 की वजह से 10। तो अब सॉल्यूट पोटेंशियल कितना हो गया? 10। तो तुमको लगा यार मैंने एक मॉलिक्यूल डाला तो 5, 2 डाला तो 10, यानी ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। क्योंकि ये नेगेटिव है इसका भी क्या लगता है, और जैसे ही माइनस लगेगा ये उल्टा, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। बात समझ में आई? तुमको वाइब आएगा, तुमको फीलिंग आएगा अरे ज्यादा सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, पर जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना कम सॉल्यूट है। वो मैग्नीट्यूड देखोगे तो है वो ज्यादा, पर अगर तुम साइन डालोगे तुरंत छोटा। समझ में आए इतनी बात सबको? सबको इतनी बात समझ में आए? दो दो जो नाम है एक्स्ट्रा, इसको देखो, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। अभी अपन ने सुना ना टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जो सेल वॉल पे लगाता है, जो वॉल सेल पे लगाता है, सेल वॉल पे लगाता है। समझ में आया सबको इतनी बात? इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, डन। याद करें कितने टाइप के पोटेंशियल अपने पास? पहला, दूसरा, तीसरा। वाटर पोटेंशियल का क्या यूज है? वो अपने को हेल्प करता है टू नो फ्रॉम वेयर टू वेयर द वाटर विल मूव। जहां पे वाटर ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल, जहां पे कम उसका वाटर पोटेंशियल। तो ऑलवेज वाटर कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम हाई टू। वाटर पोटेंशियल का यूज समझा? चलो वो सब बात गई। अब वाटर पोटेंशियल का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि एवरी मॉलिक्यूल, उसको इसको पॉज कर दो, चलो चलो स्टोरेज नहीं रह जाता। चलो स्टार्ट करें। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अपन ने वाटर के बारे में पढ़ लिया जितना पढ़ना है, ठीक है। प्लांट के बारे में अब थोड़ा सा देखेंगे, हल्का सा, ठीक है। अब अपने को मेनली पढ़ना है कि वाटर के बारे में पढ़ लिया, पर ये वाटर प्लांट के अंदर एंट्री कहां से लेगा? कहां से लेगा? रूट से। तो अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट के बारे में। तो अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पहले किसके बारे में पढ़े? वाटर। और अब पढ़ेंगे रूट के बारे में। और जैसे ही रूट खत्म होगा फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा रिलेशनशिप दोनों के बारे में, ठीक है।
कि प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करें रूट के बारे में। तो पहली बात जो बोली जाती है कि ये जो रूट है वो मेन स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? मेन स्ट्रक्चर है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मेन स्ट्रक्चर कौन है? रूट है। समझ में आया? अब देखो दूसरा पॉइंट कि जो प्लांट टेरिस्ट्रियल होते हैं, टेरिस्ट्रियल यानी जो जमीन पे है ना, जो जमीन पे है, वो वाटर कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? बताओ। सॉइल से। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से करते हैं। और सॉइल से करते हैं, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। किस फॉर्म में करते हैं? किस फॉर्म में करते हैं एब्जॉर्ब? गैस, वेपर, लिक्विड। लिक्विड में ना, लिक्विड में करेंगे। अभी अपन ने पढ़ा रूम टेम्परेचर लिक्विड है। समझ में आया? पर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक टेरिस्ट्रियल प्लांट के ऊपर अपना बसेरा डाल के बैठे होते हैं, जस्ट लाइक यू। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये एक प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब जब सबसे पहले ये इसके ऊपर आए तो प्लांट ने मना कर दिया, कह रहे ऐसे कैसे तू मेरे पास आएगा, मेरा घर लेगा और मेरा ही खाना भी खाएगा। तो उसने बोला नहीं साहब, खाली रहने के लिए जगह दो, खाना पीना मैं अपना देख लूंगा। समझ में आया? तो अब खाना पीना देखने के लिए कैसे देखेगा? इसका जो रूट है वो तो हवा में है, और पानी अगर चाहिए तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैंने लेक्चर में कुछ बताया, इवोल्यूशन। मरना तो अब इसको खाना मिलेगा नहीं, और मरना कोई चाहता नहीं, और जब मरना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? एवोल्यूशन। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको बोलते हैं एपीफाइटिक प्लांट। कैसे प्लांट? एपीफाइटिक प्लांट। इसको क्या बोले? टेरिस्ट्रियल प्लांट। ठीक है। अब ऐसे जो एपीफाइटिक प्लांट होते हैं उन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन करा, और इवोल्यूशन करके एक स्पेशल टिश्यू इवॉल्व करा जिसको अपन बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? वेलामेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? वेलामेंट टिश्यू। अब ये वेलामेंट टिश्यू क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फियर। किसमें कन्वर्ट करता है? एटमॉस्फियर। चलो चलो स्टार्ट करें। अब स्टार्ट किया। देखो फटाफट बढ़ते हैं। रूट जो है वो, रूट का पहला पॉइंट क्या था? इट इज अ मेन स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट एंड वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दो टाइप के प्लांट है, एक टेरिस्ट्रियल प्लांट है और एक शांत शांत शांत, बस हो गया है ना, पढ़ाना स्टार्ट करो तो बोलूंगा। एक तो टेरिस्ट्रियल और एक तो एपीफाइटिक है। जो टेरिस्ट्रियल वाला है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है कहां से? सॉइल से। किस फॉर्म में कर रहा है? किस फॉर्म में? लिक्विड। और जो एपीफाइटिक है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को फ्रॉम एटमॉस्फियर। फ्रॉम किस फॉर्म में कर रहा है? वेपर। किस फॉर्म में करेगा? और ये वेलामेंट टिश्यू जो होता है इस वेपर को फिर लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर यूज करेगा। समझ में आया? ये वेलामेंट टिश्यू इसलिए इसके पास फसल होता है। समझ में आई? दो बातें सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? और तीसरी बात जो होती है वो रूट का डिफरेंट डिफरेंट नेचर। ये जो रूट है बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह है ना। अपन भी सबसे पहले पैदा होते हैं, है ना, छुटकू छुटकू से रहते हैं। फिर थोड़ी सी अपनी हाइट बढ़ती है कॉम्प्लेन पी के, है ना, कभी कभी कॉम्प्लेन भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो अपन अलग अलग ट्राई करते हैं और कुछ काम नहीं करता तो अपन उतने रह जाते हैं। फिर जब इलोंगेशन हो जाता है तो इलोंगेशन के बाद थोड़ा कमाने वाला फेज आता है। कुछ गेन किया जाए, कुछ लाइफ में हासिल किया जाए, रोशन किया जाए नाम मम्मी पापा का। ठीक है, फिर उसके बाद जब हो जाता है सब कुछ कर नहीं पाते जिंदगी में तो आ जाता है बुढ़ापा। फिर बुढ़ापे में अपन जिंदगी कट जाए ऐसा सोचते हैं, उठा ले ऊपर वाले, है ना, ऐसा अपना करके जिंदगी कट जाता है। तो ये जो फेजेस होते हैं लाइफ के वो सेम फेजेस इसके अंदर भी है। पैदा होना, लंबे होना, कमाना धमाना, फिर अरे बुढ़ा तो होने दो, डायरेक्ट कैसे मार रहे हो, है ना, पहले बुढ़ा होएगा फिर मरेगा। ठीक है, तो सेम इसके अंदर भी होता है। किसको बोल दो एक को? किसको? हाँ चल, तेरे को बोला मरून। हाँ, बंद करके जाना। क्या क्या बंद करना है?
समझ गया? रिवीजन चाहिए? हो गया? चलो देखो, चलो देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब जैसे अपने जिंदगी में 4 फेजेस होते हैं, वही सेम फेजेस इसके अंदर भी होते हैं। सबसे पहला फेज जहां पे अपन डिवीजन कर रहे होते हैं, अपन छोटे बच्चे में अपना जब ग्रोथ हो रहा होता है, तो वो रीजन जो होता है इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में हर एक सेल डिवाइड कर रहा होता है ना? अब मान लो यहाँ पर 2 सेल थे, है ना? 2 सेल इसने डिवाइड करा, 1 से 2, ये भी 1 से 2। समझ में आया? अब एक सेल बोलेगा मैं जाता हूं डिवीजन करने, तू जा थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा, मम्मी पापा का हेल्प कर तू। समझ में आया? तो ये जो दूसरा वाला होगा वो ऊपर जोन में जाएगा, और इस जोन को अपन बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। जब जोन ऑफ इलोंगेशन में ये लोग डिवाइड होंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे हो रहे होंगे, अब बोलेंगे यार इतना बड़ा हो गया है, कब तक घर में बैठ के खाएगा, जा कुछ काम धाम कर। यही चलेगा। तो एक काम धाम करने एक और स्टेप आगे निकलेंगे, और यहाँ पे ये लोग कमाएंगे धमाएंगे। वो कमाई होगी इनकी रूट हेयर्स। क्या कमाई होंगी? रूट हेयर। जहाँ पे काम धाम करेंगे, क्या काम धाम करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर प्लांट को देंगे, स्टेम को देंगे, काम धाम करेंगे। और जब काम धाम करके थक जाएंगे, बोलेंगे अब उम्र हो गई, अब अपना कमर दुखता है। वो तो अपना भी दुखता है ना? तो जब कमर दुखता है तो ये लोग फिर चले जाते हैं जोन ऑफ मैच्यूरेशन। इसमें जाएंगे जोन ऑफ मैच्यूरेशन में। और जब अपन छुटकू वुटकू से होते हैं तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मम्मी होती है, और उस मम्मी को यहाँ पे बोलते हैं रूट केयर। क्या बोलते हैं? रूट केयर। तो जैसी अपनी जिंदगी है सेम वैसी इसकी भी जिंदगी है, कुछ फर्क नहीं है, बस अपन पैसे के पीछे भागते और ये वाटर के पीछे भागते, है ना? भागते दोनों ही किसी ना किसी के पीछे। समझ में आया? तो 4 रीजन कौन से हैं? पहला रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, सो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके ऊपर जोन ऑफ, उसके ऊपर जोन ऑफ, उस अबे रूट हेयर तो बोलो बे। रूट हेयर के बाद मैच्योरेशन। समझ में आया? समझ में आया सबको? 4 4 समझ में आया? अब उसके बाद आखिरी, है ना, जो पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर के बारे में, वो इस रूट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूट का डिटेल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ। इसके बाद अपन, है ना, थोड़ा सा आपको आराम देंगे, जाना मस्त घर पे, खाना पीना, फिर पढ़ाई करने बैठना, है ना? झूठ बोल रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। चलो स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करते हैं, ठीक है? अब ये जो तुमको रूट, शांत हो जाओ, ये जो तुमको रूट यू दिख रहा है, ठीक है, तो जो इसका आखिरी वाला सेल का लेयर होता है, जिसको अपन ने स्टेम में क्या बोला था? एपिडर्मिस। क्या बोला था? एपिडर्मिस। तो वो सेम एपिडर्मिस का लेयर जो रूट में होता है, वो इलोंगेट होता है और क्या बनाता है? रूट हेयर। क्या बनाता है? रूट हेयर। और वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना? जैसे मान लो ये सेल थे, ठीक है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ठीक है, ये सारे सेल्स है। समझ में आया? चलो बड़ा सेल बनाता थोड़ा। ये सेल्स है, ऐसे लाइन से सारे सेल जो है वो अरेंज, ठीक है। अब रूट हेयर बनाना है, तो रूट हेयर में क्या होता है? ये जो सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सटेंड करता है। क्या करता है? वो एक्सटेंड करता है, और ये साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करके कुछ यू स्ट्रक्चर बनाता है ना? इलोंगेट करके कुछ यू स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ में आया इतनी बात सबको? ये अब क्या होगा? तो जो वैक्यूल होगा वो वैक्यूल पूरा यहां तक फैलाएगा। समझ में? जहां जहां जगह मिली वैक्यूल, समझते हो? जो फालतू की चीजें होती है वो उसमें, है ना, स्टोर होती है, तो वो वैक्यूल बढ़ता जाएगा। अब जब ये एक्सटेंड किया, तो बताओ सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? देख के तो बोल दो यार, क्या है लिख रहा हूं। बाहर की लेयर क्या होती है? सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो होती है वो डबल लेयर होती है। कैसी होती है? बात तुमको सिंगल दिख रही है ना, पर वो इतनी थिक होती है कि एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तो जिसको जो बाहर वाली होती है, जो बाहर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं इट इज अ आउटर लेयर, और जो अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं इट इज अ इनर लेयर। इसको क्या बोलते हैं? इनर लेयर। और जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं पेक्टिन। क्या बोलते हैं? और जो इनर लेयर होता है उसको बोलते हैं सेलुलोस। क्या बोलते हैं? और इन दोनों को बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड मैटर। हाइड्रो हाइड्रोकोलॉइड मतलब क्या होता है? जो पानी को अपने पास स्टोर करके रख सके,
है ना, उसको हाइड्रोकोलोइड बोलते हैं। समझ में आया? तो मैंने बताया कि ये जो सेल था, रूट का जो सेल था वो क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, तो जो बाहर वाली लेयर थी उसको क्या बोला, सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है, बाय लेयर। अब बाय लेयर में आउटर वाली लेयर कौन सी, पेक्टिन की। आउटर वाली किसकी, इनर वाली किसकी, और इन दोनों को ही क्या बोल रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? अब सेल वॉल के अंदर क्या होता है, कृपया बताइए क्या होता है, ये क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या सेल वॉल से कोई भी आ जा सकता है, हाँ हाँ, सेल वॉल से कोई भी आ जा सकता है, पर सेल मेम्ब्रेन से, समझ में आया? ये घर की माँ होती है, बड़ा ध्यान रखते हैं ना, कोई भी ऐसे आलतू पालतू आना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है। कैसा परमिएबल होता है? जबकि सेल वॉल कोई भी आओ कोई भी जाओ, अपने को क्या करने का है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सब होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियस। और ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। समझ में आया सबको? रूट का स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे बाहर की लेयर क्या है, क्या है, सेल वॉल है। क्या है बाहर की लेयर, सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी है, बाय लेयर है। तो आउटर को, आउटर किससे बना है, पेक्टिन से। इनर किससे बना है, सेलुलोज से। उसके अंदर कौन सी लेयर, सेल मेम्ब्रेन है ना। क्या सेल मेम्ब्रेन से कोई भी आ जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अलावा क्या दिखेगा, उसके अलावा वैक्यूल। वेरी गुड, बस इतना ही। समझ में आया? ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए होते हैं, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, शिफ्ट हो। समझ में आया? दूसरा, 1 से 10 mm के आसपास के होते हैं। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। समझ में आया? इतना बस समझ में आया? इट इज अ मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, अभी वो 3 प्रोसेस बस पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम, नहीं जाना नहीं है, फ्रॉम सॉइल टू रूट, फ्रॉम रूट, फ्रॉम जाइलम टू, ये 3, इसके बाद ये 3 स्टेप पढ़ना है बस। उसका ट्रांसपिरेशन चैप्टर खत्म। फिर भी आज से 3 लेक्चर लगेंगे, 2.5-2.5 घंटे, है ना, समझे? इसको समझने के लिए, ठीक है। बड़े, मतलब इसको रिवाइज करेंगे आज पूरा लेक्चर आज का। ये डायग्राम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर जब शुरुआत होगी तो इस डायग्राम से ही होगी। समझ में आया? बैग पैक कर लो, रेडी हो जाओ फटाफट से। आप भी बोले ये बंद है ना, कर दो, हाँ बंद कर दो।